हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल। देखिए डेफिनेशन, एन इंटीग्रल विच इज़ टू बी इवेलुएट ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। एक इंटीग्रल को जब आप इवेलुएट करते हैं किसी सरफेस पर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस इंटीग्रल। मेन क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, तो देखिए उसको समझते हैं। सबसे पहले हमने एस सरफेस लिया है, ठीक है, जिसका एरिया कैसा है, फाइनाइट है। तो देखिए ये आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये क्या है, एस सरफेस है, इसका एरिया फाइनाइट है। अब इस सरफेस एस को या फिर एरिया जो आपके पास गिवन है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एन सब एरियाज में डिवाइड किया है। कितने, एन सब एरियाज में डिवाइड किया है, जिनको नाम दिया डेल एस वन। जैसे सपोज कर लेते हैं ये आपके पास क्या है, डेल एस वन है, ये क्या है, डेल एस टू है। इस तरह से ये जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, एन सब एरियाज, डेल एस वन, डेल एस टू, डेल एस आई, कितने, ये एन है। ओके, इसके बाद देखिए हर एक सब एरियाज जो आपके पास ये सब एरियाज दिखाई दे रहे हैं, हर एक में से क्या करेंगे, हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करेंगे। जैसे यहाँ से डेल एस वन से क्या पॉइंट चूज होगा, पी वन, ठीक है। इस पी वन के क्या कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स वन, वाई वन, जेड वन। जैसे डेल एस टू है, यहाँ से पॉइंट क्या चूज करेंगे, पी टू, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स टू, वाई टू, जेड टू, ठीक है। तो इसने ये जर्नल बना दिया है, ईच एरियाज डेल एस आई, चूज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो डेल एस आई में से पी आई पॉइंट चूज करेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, एक्स आई, वाई आई, जेड आई। समझ गए। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। तो हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए। तो क्या किया यहाँ पर, एक फंक्शन फाई जो कैसा है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ऐसा हम डिफाइन कर देंगे इस सरफेस पर, ठीक है। तो देखिए जो आपके पास एरिया एस है, इस पर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई फंक्शन एफ है और हमारे पास इंटरवल है 1 से 5, ठीक है। ये जो फंक्शन एफ है इस इंटरवल पर डिफाइन है और इस फंक्शन को इस तरह से सपोज कर लिया एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक्स की वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे 1 से 5, तो ये आपके पास जो फंक्शन है ये क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ से जब भी एक्स उठाओगे इस इंटरवल से, तो फंक्शन क्या दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब ये जो फंक्शन एफ है इस 1 से 5 इन क्लोज इंटरवल पर कैसा है, डिफाइंड है, ठीक है। सेम अपना फाई फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप सपोज कर लें, जैसे फाई एक्स वाई जेड वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए उठा रहे हैं कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई जेड प्लस 2, ऐसा कोई भी, ठीक है। तो ये जो आपके पास फाई फंक्शन है, इस तरह से कोई वैल्यू होगी इसकी। जब आप वैल्यू इसमें से कोई भी पॉइंट उठा के पुट करेंगे, जैसे P1 पॉइंट किया एक्स वन, वाई वन, जेड वन, या फिर कोई ऐसे वैल्यू उठा लिया 1 2 3, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप पुट करेंगे 1 2 3 कहाँ से उठाया है, इस सरफेस से उठाया है। तो जैसे इस सरफेस से आप कोई पॉइंट उठाएंगे तो आपको ये क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फाई जो आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है ये कैसा है, डिफाइंड है इस सरफेस एस पर। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इस फाई पर क्या पुट करेंगे, P1 पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। यानी P1 का मतलब क्या, x1 y1 z1, यहाँ से उठाया सरफेस से, और ये जो फाई फंक्शन है इसके ऊपर डिफाइंड है, तो पुट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया था। तो P1 पॉइंट पुट करेंगे और ये कहाँ से उठाया था, डेल S1 सब एरिया से उठाया था, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम फाई के अंदर हम P2 पॉइंट पुट कर सकते हैं, ठीक है, और डेल S2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली आपको क्या करना है, इसी तरह से इसमें हम कोई n जो आपके पास डेल एस एन सब एरिया, इसमें से Pn पॉइंट उठाया था और डेल एस एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इनको जब आप ऐड करोगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको समेशन में, जिसका इंडेक्स i से डिनोट कर रहे हैं, i 1 से n है, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, Pi डेल एस आई, ठीक है। जो आपके पास ये Pi पॉइंट था, इसका मतलब क्या था, फाई Pi किसके इक्वल है, फाई एक्स आई, ठीक है, वाई आई और जेड आई, ये कोऑर्डिनेट हमने फाई में पुट किए। समझ गए। तो ये इस तरह से बनेगा। अब ये तो हमारे पास क्या थे, जब n सब एरियाज थे, उस केस में ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब जो आपके पास ये समेशन दिखाई दे रहा है, अगर इस पर हम लिमिट ले लें n गोज टू इन्फिनिटी, इस समेशन पर लिमिट उठाई है हमने n गोज टू इन्फिनिटी। देखिए जैसे आपके पास ये है, सपोज कर लिया n किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है, ठीक है। अगर n क्या हो जाए, 1000 हो जाए, तो जो आपके पास सब एरियाज दिखाई दे और ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। अगर n इन्फिनिटी लगा दिया तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास ये सब एरियाज हैं, हर एक इच सब एरियाज डेल एस आई किस में रिड्यूस हो जाएंगी, एक पॉइंट में रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके पास ये सब एरियाज है एक पॉइंट में रिड्यूस हो जाएंगे, और जो ये समेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रल में। क्योंकि इंटीग्रल में भी हम क्या करते हैं, समेशन ही करते हैं, टोटल एरिया ही निकालते हैं। समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल में, ठीक है। तो उस केस में जब ये डेल एस आई पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है और जो समेशन है इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा है, हम इसको क्या कहेंगे, सरफेस
इंटीग्रल कहेंगे ऑफ फाई फंक्शन ओवर एस, ठीक है। और इसको हम डिनोट किस तरह से करेंगे, इंटीग्रल फाई फंक्शन का अलोंग डी एस, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा सरफेस इंटीग्रल का, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन। अभी हमने सरफेस इंटीग्रल किसका निकाला था, स्केलर फंक्शन का निकाला था। तो यहाँ पर हम वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जिसको आप फ्लक्स भी पढ़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो सरफेस एस है उसको हम क्या सपोज करेंगे, पीस वाइज स्मूथ सरफेस, ठीक है। और जो वेक्टर फंक्शन एफ है वो कैसा होगा, डिफाइंड होगा सरफेस एस पर। क्योंकि एस सरफेस पीस वाइज स्मूथ है तो दिस इंप्लाइज वेक्टर फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, कंटिन्यूस होगा ओवर सरफेस एस, जैसा हमने लाइन इंटीग्रल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था वहाँ पे, आर, ये क्या था अपना पोजीशन वेक्टर था जो कर्व सी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कर्व सी आपके पास कैसी है, पीस वाइज स्मूथ है, तो आर वेक्टर हमारे पास कैसा था, कंटिन्यूस था, ठीक है। तो सेम यहाँ पर एफ वेक्टर डिफाइंड ओवर एस है, कंटिन्यूस रहेगा सरफेस एस पर, और एस पीस वाइज स्मूथ है, ठीक है। इसके बाद कोई भी पॉइंट पी उठाया हमने इस सरफेस एस से, पी बी एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस एस, ठीक है। अब जैसे लाइन इंटीग्रल में आपने क्या पढ़ा था, टी वेक्टर पढ़ा था। टी वेक्टर क्या था, एक यूनिट वेक्टर था अलोंग टेंजेंट, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हमने क्या उठाया है, एन कैप उठाया है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, अलोंग नॉर्मल है, बट इसकी जो डायरेक्शन रहेगी हमेशा कैसी होगी, आउटवर्ड रहेगी टू द सरफेस एस। और ये कहाँ ड्रॉ किया गया है, इस पी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, इसका हम एग्जाम्पल में भी यूज़ करेंगे। क्या, एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल है, और ये कैसा होता है, हमेशा ही इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी सरफेस एस पर, ठीक है। तो देखिए लाइन इंटीग्रल जैसे हमने फाइंड आउट किया था, सेम हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। लाइन इंटीग्रल में क्या उठाया था, एक वेक्टर फंक्शन एफ उठाया था, फिर उसका कंपोनेंट फाइंड आउट किया था हमने अलोंग टेंजेंट, ठीक है। तो हमने इस यूनिट वेक्टर से इसकी मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर दी थी। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन किया था अलोंग आर्क लेंथ, वहाँ पे क्या था आपके पास, एस आर्क लेंथ को डिनोट कर रहा था इस तरह से। तो ये अपना लाइन इंटीग्रल बन गया था, ठीक है। यहाँ पर सेम यही प्रोसीजर रहेगा। जो ये वेक्टर फंक्शन एफ है इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग एन कैप, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हो, सिर्फ उस यूनिट वेक्टर से उसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो तो इसका कंपोनेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब जब आप इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप का फाइंड आउट करेंगे ओवर एस, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल, किसका, एफ वेक्टर का ओवर एस। तो देखिए जब एफ वेक्टर डॉट एन कैप जो ये कंपोनेंट है इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे ओवर सरफेस एस, तो इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर ओवर एस, ठीक है। और इसको किस तरह से डिनोट करोगे आप, इस तरह से, ठीक है। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, फ्लक्स ऑफ एफ वेक्टर ओवर एस, ठीक है। इस तरह से इसको डिनोट करेंगे, और इसको आप क्या बोल सकते हो, फ्लक्स ऑफ एफ वेक्टर ओवर एस भी बोल सकते हो। अब देखिए ये जो डी एस है, ये पॉइंट पी डी एस किसी भी एलिमेंट्री सरफेस से उठाया है, ठीक है। जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, और डी एस क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट्री सरफेस को आप वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हो, ये जिसका मैग्नीट्यूड डी एस रहेगा और एन कैप क्या रहेगा, उसकी डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इनटू में क्या होता है, उसका यूनिट वेक्टर, तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर। तो सेम इस वैल्यू का यूज़ करके आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, एफ वेक्टर एज इट इज़ एन कैप डॉट मल्टीप्लाई में रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, एन कैप एक वेक्टर फॉर्म में है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, डी एस वेक्टर में भी लिख सकते हो, समझ गए। अगर आपको ये नॉर्मल वेक्टर नहीं पता तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई भी कर्व है, ठीक है, इस पे से पॉइंट पी उठाया है, जब आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। इस टेंजेंट पे जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, समझ गए। वैसे तो आपने नॉर्मल पढ़ा होगा लेकिन आपको नहीं पता है तो इसलिए बता देते हैं। ये आपके पास कोई कर्व है, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। जो टेंजेंट पे हमेशा कैसा रहे, परपेंडिकुलर, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सरफेस इंटीग्रल की सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं। देखिए सेकंड फॉर्म,
सपोज आउटवर्ड ड्रोन यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप टू द सरफेस एस एट पी। जो अपना यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप था जिसको हम आउटवर्ड ड्रॉ करते हैं सरफेस एस के पी पॉइंट पर, उसके लिए यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, एन कैप यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। मीन्स आपके पास ये 3 डायमेंशन में है, ठीक है। 3 डायमेंशन में हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या बना रहा है, एंगल अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, एंगल बीटा वाई एक्सिस के साथ और एंगल गामा जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या सपोज किया है, एल एम एन क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है इस आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर की। तो देखिए एल डायरेक्शन कोसाइन है, किसके अलोंग होता है, ये एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के साथ ये कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एल इक्वल टू कोस अल्फा। सेम एम किसके इक्वल बन जाएगा, कोस बीटा के, और एन किसके इक्वल बन जाएगा, कोस गामा के, ठीक है। तो एन कैप को हम कैसे लिखेंगे, कोस अल्फा आई कैप प्लस में कोस बीटा जे कैप प्लस में कोस गामा के कैप, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एफ वेक्टर फंक्शन था जो ये, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, F1 आई कैप प्लस में F2 जे कैप प्लस में F3 के कैप से, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सरफेस इंटीग्रल था क्या था, एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटीग्रेशन एस के पर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं एफ वेक्टर की, क्या है F1 आई कैप प्लस में F2 जे कैप प्लस में F3 के कैप, डॉट प्रोडक्ट किसकी, एन कैप के साथ, और एन कैप किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, कोस अल्फा आई कैप प्लस में कोस बीटा जे कैप प्लस में कोस गामा के कैप, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एस के रिस्पेक्ट में। तो देखिए 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप के कंपोनेंट की डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सेम जे कंपोनेंट की मल्टीप्लाई होगी और सेम फिर के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से किसकी मल्टीप्लाई होगी, F1 इंटू में कोस अल्फा प्लस फिर F2 इंटू में क्या आएगा, कोस बीटा प्लस फिर F3 इंटू में क्या आएगा, कोस गामा, ठीक है। बाहर आपके पास क्या है, ds और सरफेस इंटीग्रल, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ds को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर, F1 कोस अल्फा ds प्लस में F2 कोस बीटा ds प्लस में F3 कोस गामा ds। ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे किसकी, कोस गामा ds की। तो देखिए जो ये टर्म है ds कोस गामा, ये क्या होती है, इज द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ds। जो एरिया ds है उसकी प्रोजेक्शन कहाँ पर, ऑन द XY प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी अब आपके पास कोई चीज़ है या फिर आप खुद किसी रूम में खड़े हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल की लिमिट चाहिए। तो डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी एक प्लेन पे उसकी परछाई देखते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी एक दीवार पर अपनी परछाई देखें, फिर उस दीवार पे हम क्या कर सकते हैं, उसको प्लेन सपोज करके उनकी लिमिट निकाल सकते हैं 2 वेरिएबल में। एक प्लेन में क्या होंगे, 2 वेरिएबल होंगे ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन की हेल्प से, यानी परछाई को देखकर जो आपके पास एरिया ds है उस निकालेंगे लिमिट्स, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम प्रोजेक्शन को उठाते हैं। तो देखिए प्रोजेक्शन सबसे पहले हम 2 डायमेंशन में समझते हैं। जैसे आपके पास ये लाइन है, ठीक है, ये अपना एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये लाइन है, ठीक है, इसकी जब आप प्रोजेक्शन देखोगे, यहाँ से लाइट हमने डाली है, तो प्रोजेक्शन देखोगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये लाइन ए बी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये बन जाएगा एल एम। तो जो लाइन ए बी थी उसकी प्रोजेक्शन किसकी इक्वल बन जाएगी, एल एम की, ठीक है। अब देखियो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लाइन को अब ऐसे ड्रॉ किया है, ए बी लाइन, ठीक है। अब देखियो जब आप इसकी प्रोजेक्शन निकालोगे तो यहाँ से तो परपेंडिकुलर यही बन जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ये बनेगा, ठीक है। इसको नाम दिया है एम। अब ये एंगल अगर हम थीटा सपोज कर लें, तो देखिए कोस थीटा किसके इक्वल बनता है, बेस, बेस किसके इक्वल है, ए एम के, हाइपोटेनस अपॉन में वो किसके इक्वल है, ए बी के, ठीक है। तो ए बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, आपको क्या दिखाई देगा यहाँ से, ए एम इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो देखिए ए एम ये था, क्या है ये अपनी प्रोजेक्शन, यानी परछाई इस लाइन ए बी की। ये जो प्रोजेक्शन है किस है, इस लाइन ए बी की है, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, कोस थीटा है, ठीक है। तो देखिए आपको इस एरिया ds की जब प्रोजेक्शन फाइंड आउट करोगे, तो इस साइड तो प्रोजेक्शन लिखेंगे हम, इस साइड क्या आएगा, जिसकी फाइंड आउट कर रहे हैं ds मिलेगा, ठीक है, इनटू में जो भी एंगल आपके पास गिवन। तो ds कोस गामा ये क्या बनेगी, प्रोजेक्शन किस एरिया की, ds की,
ठीक है। अब एंगल कौन सा है, गामा है। ये एंगल गामा कब बनता है, जब ये आपके पास डी एस किसके साथ बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। वैसे तो एंगल कौन बना रहा था, एन कैप बना रहा था, ठीक है। लेकिन एन कैप किसकी डायरेक्शन को शो करता है, एन कैप जो हमारे पास है डी एस की डायरेक्शन को ही शो करता है, क्योंकि हमने डी एस वैक्टर इस तरह से लिखा था, डी एस मैग्नीट्यूड इंटू में इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो एन कैप इसकी डायरेक्शन को शो करता है, तो इसकी जो डायरेक्शन है एन कैप, उसके साथ ये गामा एंगल बन रहा है, कब, जेड एक्सिस के अलावा। तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये प्रोजेक्शन बनेगी डी एस कोस गामा। कैसे, देखिए थर्ड पार्ट से समझते हैं, अगर यहाँ से क्लियर नहीं है। देखिए ये आपके पास क्या है, एस सरफेस है, ठीक है। सरफेस किसी भी तरह का हो सकता है आपके पास, इस तरह का भी हो सकता है प्लेन, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर कर्व की फॉर्म में ऐसे भी हो सकता है सरफेस, ठीक है। या फिर एक बाउल की तरह हेमिस्फीयर में भी हो सकता है, हेमिस्फीयर में, ठीक है। लेकिन जब भी आपके पास स्फीयर हो, या फिर यहाँ पे जो भी आपके पास क्या हो, सरफेस हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस एक्स वाई प्लेन पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या है, जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो इस सरफेस पे वो एक टाइम ही मीट करे, एक से ज़्यादा ना करें, ठीक है। तो इस केस में हम स्फीयर को कंसिडर नहीं करते। क्यों, देखिए जैसे आपके पास ये स्फीयर है, ठीक है, ये अपनी क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। अब एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो स्फीयर पे ये क्या कर रही है, दो टाइम टच कर रही है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ वो एक पॉइंट पे ही टच करे जो ये लाइन ड्रॉ करे। इसीलिए हम क्या करते हैं, या तो हेमी स्फीयर होगा आपके पास, या फिर इस तरह से कोई प्लेन होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लेन है, इसकी हम क्या देख रहे हैं, प्रोजेक्शन देख रहे हैं, कहाँ, एक्स वाई प्लेन में। सपोज कर सकते हैं आप, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये वाली है, वाई एक्सिस ये है, और जेड एक्सिस इस तरह से, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह से सरफेस है। अब इसकी प्रोजेक्शन जब आप देखेंगे तो नीचे बनेगी, ठीक है। हम इस सरफेस की बजाय इस एरिया को उठा रहे हैं, सिर्फ डी एस को। इस सरफेस को क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या होता है, जैसे ये कर्व है, ठीक है, वैसे तो क्या दिखाई दे रही है, कर्व्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना एरिया उठाए तो स्ट्रेट दिखाई देगा ना आपको, स्मॉल एरिया है तो वो कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट दिखाई देगा। इसीलिए जो आपके पास ये सरफेस है, इसका हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये स्मॉल एरिया डी एस उठा रहे हैं, ठीक है। जैसा नेचर डी एस का होगा वैसे ही अपना सरफेस का हो जाएगा। तो देखिए जो आपके पास ये डी एस है, इसकी प्रोजेक्शन देखेंगे नीचे, तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास डी एस है, ठीक है। जब आप इसकी प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो नीचे क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल इसकी ये जो साइड होगी किसके इक्वल रहेगी, डी एक्स के। वाई एक्सिस के पैरेलल इसकी जो साइड है वो किसके इक्वल रहेगी, डी वाई की रहेगी। समझ गए। अब जो आपके पास ये दिखाई दे रहा है डी एस, ये क्या है, बिल्कुल एक लाइन की तरह है, जो एक्स वाई प्लेन पर इस तरह से एंगल बनाएगा, ठीक है ना। ये अपना ये ऐसे स्ट्रेट प्लेन रहेगा, और ये अपना एक्स वाई प्लेन है, जो ये पेज है, ये आपके पास इस तरह से एंगल क्या बना रहा है, गामा। अब ये एंगल गामा कैसे बन रहा है, देखिए ये डी एस है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, एंगल ये आपके पास क्या है, जेड एक्सिस है, तो इसके पैरेलल के कैप होगा, और ये अपना क्या है, ये एन कैप है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। गामा तो यहाँ पे बन रहा है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये सरफेस डी एस है, इससे आउटवर्ड ये एन कैप ड्रॉ किया है, और के साथ ये क्या बना रहा है, गामा बना रहा है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल वेक्टर है इस पॉइंट पर और इस सरफेस पर, डी एस सरफेस के पी पॉइंट पर ये क्या है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे हम 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और ये क्या है, गामा। तो ये आपके पास टोटल 180 बन रहा है। तो ये एंगल किसके इक्वल रहेगा, 180 माइनस में 90 माइनस में गामा, कितना बन जाएगा ये, 90 माइनस में गामा। तो ये एंगल आपके पास कितना बन जाएगा, 90 माइनस गामा। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसका ये एंगल कितना है, 90 माइनस में गामा, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल ऑब्वियस है किसके इक्वल रहेगा, गामा के इक्वल रहेगा। तो देखिए जो आपके पास ये डी एस है, ठीक है, स्मॉल है, सिर्फ ये कितना रहेगा आपके पास, ये वैल्यू है, तो ये डी एस है, इसकी प्रोजेक्शन किसके इक्वल रहेगी, इसके इक्वल रहेगी। और हमने अभी फाइंड आउट किया है, ये जो डी एस है इनटू में क्या आएगा, कोस गामा इक्वल टू इसकी प्रोजेक्शन। समझ गए। तो प्रोजेक्शन किसके इक्वल आती है, डी एस कोस गामा के। अब यहाँ से ये भी समझ लेते हैं, प्रोजेक्शन को उसने क्या पुट कर दिया है, डी एक्स इंटू में डी वाई। ऐसा क्यों किया है, यहाँ से देखिए इसकी प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे किस तरह से दिखाई दे रही है आपको, रेक्टेंगल में, जिसकी साइड क्या है, डी एक्स और डी वाई, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एरिया ही है, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बन जाएगा, डी एक्स इंटू में डी वाई। तो इस प्रोजेक्शन की वजह से डी एस कोस अल्फा आया है, और यहाँ से प्रोजेक्शन देखने पर ये आपके पास इसकी परछाई रेक्टेंगल की फॉर्म में बन रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या बन जाता है, डी एक्स इंटू में डी वाई। समझ गए। तो देखिए जो सेकंड हमारे पास फॉर्म है उसमें डायरेक्ट इसने क्या यूज़ किया है, डी एस एंगल क्या है, गामा, एक्स वाई प्लेन के लिए, ठीक है, इक्वल टू क्या रहेगा, डी एक्स डी। समझ गए। तो सेम आपके पास डी एस कोस बीटा
और डी एस कोस अल्फा किसके इक्वल बनेगा, बीटा बनता है वाई एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स डी जेड। अल्फा कब बनता है एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो कहाँ देख रहे हो प्रोजेक्शन, वाई जेड प्लेन में। एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, प्रोजेक्शन हम वाई जेड प्लेन में देख रहे हैं, तो डी वाई डी जेड आएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ है, तो प्रोजेक्शन कहाँ देखेंगे आप, एक्स जेड प्लेन में देखेंगे, तो डी एक्स डी जेड आएगा। जैसे हमने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन देखी थी डी एस की प्रोजेक्शन, ठीक है, और गामा कौन सा एंगल था आपके पास, जेड के साथ। समझ गए, तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास थर्ड फॉर्म सरफेस इंटीग्रल की ये रहेगी, F1 एज इट इज कोस अल्फा डी एच किसके इक्वल है, डी वाई डी जेड के, प्लस में F2 कोस बीटा डी एस किसके इक्वल है, डी एक्स डी जेड के, और F3 एज इट इज कोस गामा डी एस किसके इक्वल है, डी एक्स डी वाई के। समझ गए, अब लास्ट फॉर्म बढ़ते हैं जो आपके पास एग्जाम्पल में यूज होगी मोस्टली। ठीक है, तो देखिए थर्ड फॉर्म, सरफेस एस इज सच दैट एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे आप कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो सरफेस एस है उसको मीट करे, इज नॉट मोर देन 1 पॉइंट से ज़्यादा टाइम वो उसको मीट ना करें। ठीक है, तो सरफेस एस आपके पास इस तरह से होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, R1 किसको डिनोट कर रहा है, R1 डिनोट द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन। जो आपके पास ये एस सरफेस था, जब इसकी प्रोजेक्शन हमने एक्स वाई प्लेन पे देखी है, ठीक है, तो R1 उस रीजन को डिनोट कर रहा है। समझ गए, तो वैसे तो हमें क्या करना था, एस सरफेस के अलोंग इंटीग्रल फाइंड आउट करना था, लेकिन लिमिट तो हम यहाँ से उठाएंगे, इस प्रोजेक्शन की हेल्प से लिमिट यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो हम रीजन भी किसके अलोंग लेंगे, इस R1 के अलोंग लेंगे, वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी। समझ गए, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, और आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो इसकी हेल्प से ही बनेगा। तो देखिए इसके बाद क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ डी एस ऑन द एक्स वाई प्लेन इज इक्वल टू डी एस कोस अल्फा, ये हम डी एस कोस गामा ये हम समझ चुके हैं। क्या, जो आपके पास ये डी एस कोस गामा है, ये क्या निकलती है अपनी प्रोजेक्शन, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन पे देख रहे हैं। ठीक है, एंगल क्या है, गामा। गामा कौन सा एंगल है, जो यूनिट वेक्टर एन कैप पॉजिटिव डायरेक्शन जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, एन कैप और इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी, के कैप है जेड एक्सिस की, इन दोनों के बीच में एंगल गामा बन रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन किसके इक्वल है, डी एस कोस गामा के इक्वल है। अगेन डी एस कोस गामा, इसकी जो प्रोजेक्शन है इसके इक्वल है, ठीक है ना, इसके इक्वल थी, और ये जो आपके पास है किस तरह से है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल है, डी एक्स इंटू में डी वाई के इक्वल। समझ गए, अब ये जो गामा एंगल है ये किसके बीच में बन रहा है, देखिए एन कैप और जो पॉजिटिव डायरेक्शन है जेड एक्सिस की, यानी के कैप के बीच में। ठीक है, तो आप ये पढ़ चुके हो, एन कैप की डॉट के कैप, दो आपके पास वेक्टर है, उनकी जब हम डॉट लेते हैं तो किसके इक्वल होती है, फर्स्ट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, सेकंड जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, और कोस, इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, गामा। इस तरह से दोनों ही यूनिट वेक्टर है, तो क्या बन जाएगी 1। तो यहाँ से देखिए कोस गामा किसके इक्वल रहेगा, सिर्फ एन कैप डॉट के कैप का मैग्नीट्यूड, इसके इक्वल रहेगा। समझ गए, यहाँ से डी एस किसके इक्वल है, डी एक्स डी वाई अपॉन में कोस गामा, ऐसा लिख सकते हैं, और कोस गामा की वैल्यू हमने भी निकाल ली है, किसके इक्वल है, एन कैप डॉट के कैप के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए अब सिर्फ जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्ट उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये अपना फॉर्मूला था। ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन कहाँ देखिए, R1 में, तो इंटीग्रल किसके अलोंग लेंगे हम, R1 के। एफ वेक्टर आपके पास एज इट इज रहेगा, एन कैप भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ डी एस की वैल्यू पुट करेंगे, और डी एस किसके इक्वल है, डी एक्स डी वाई अपॉन में एन वेक्टर के कैप। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल में या फिर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको ये याद रखना। ठीक है, सिमिलरली अभी तो हमने कहाँ देखी इसकी प्रोजेक्शन, एक्स वाई प्लेन में देखी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप वाई जेड प्लेन में देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रीजन R2 से हम डिनोट करेंगे, और ये जो आपके पास इंटीग्रल है ये किसके इक्वल बन जाएगा, एफ वेक्टर एन कैप एज इट इज, यहाँ पे वाई जेड प्लेन है तो डी वाई डी जेड आएगा। ठीक है, और इस एन कैप वेक्टर की किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, अब एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर। ठीक है, सेम जब आप एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्शन देखेंगे उसको R3 से डिनोट करते हैं, एफ वेक्टर एन कैप, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन में लिखे हैं, तो एन कैप की डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या दिखाई नहीं दे रहा आपको, वाई नहीं दिखाई दे रहा, तो वाई का यूनिट वेक्टर जे कैप, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, कैसे, एक्स डी एक्स इंटू में डी वाई है। ठीक है, तो अपॉन में एन कैप की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर, सेम यहाँ पे वाई जेड है,
एक्स आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो एक्स का यूनिट वेक्टर है अपॉन में। सेम यहाँ पे एक्स जेड है, वाई आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो वाई का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट है। समझ गए? तो हम क्वेश्चन में इन फॉर्मूलाज का मतलब इन तीनों में से किसी एक फॉर्मूला का यूज़ करें। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद रखना।